हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। हिंदी साहित्य को पढ़ते 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 हम लोग आधुनिक काल के यानी कि गद्य काल के प्रगतिवाद पर आ गए हैं। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रगतिवाद, ये चीज़। प्रगतिवाद से पहले हम लोगों ने छायावाद को पढ़ लिया है, द्विवेदी युग को पढ़ लिया है और भारतेंदु युग को पढ़ लिया है। प्रगतिवाद भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ऐसे अगर देखा जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट आधुनिक काल का जो युग है माना जाता है वो छायावाद युग है। छायावाद युग बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें आपने देखा है, उसमें जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और महादेवी वर्मा हैं, जो चतुष्टय कहे जाते हैं, चतुष्टय कवि चतुष्टय कहे जाते हैं। और वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये आगे का जो प्रगतिवाद है, नाम से ही पता लग रहा है प्रगतिवाद है ना, कि मतलब आगे बढ़ता हुआ है। तो इसको देखना हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए आप, जो छायावाद है, अब आपको एक चीज पता होगी, जो उत्तर शब्द है वो तीन जगह प्रयोग, उत्तर जो शब्द है वो तीन जगह प्रयोग होता है। एक तो उत्तर शब्द प्रयोग होता है दिशा के लिए, एक उत्तर शब्द प्रयोग होता है प्रश्न का उत्तर, और तीसरी जगह उत्तर शब्द प्रयोग होता है बाद वाली वस्तु के लिए, बाद के लिए। देखो, पूर्व और उत्तर दोनों दिशाएं भी हैं और दोनों पहले और बाद के क्रम को दिखाने के लिए भी प्रयोग होते हैं। तो छायावाद के बाद का जो समय है, चाहे उसमें कुछ भी है, छायावाद के बाद का समय है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। अभी नई कविता का ही दौर चल रहा है जो अभी वर्तमान में चल रहा है। तो छायावाद के जो बाद का समय है उसको छायावादोत्तर युग कहा गया। और छायावादोत्तर युग में जो पहला काल है, जो पहला समय है, वो है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का जो समय निर्धारण माना जाता है वो मनीषियों ने 1936 से 1943 तक माना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1936 से 1943 तक इसका समय माना गया है। अब इसका प्रारंभ होता है 1936 में, पर शुरुआत कैसे हुई, मतलब एकदम शुरुआत कैसे हुई इसकी, तो आपको देखना पड़ेगा। जो ये प्रगतिवाद है, इसकी स्थापना प्रगतिशील लेखक संघ से हुई, प्रगतिशील लेखक संघ से हुई, जो स्थापित हुआ था 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ है जो 1936 में स्थापित हुआ था। और प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो लखनऊ में हुआ। और इस प्रथम अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो मुंशी प्रेमचंद थे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये प्रश्न ध्यान रखना अनिवार्य है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रगतिवाद का सिद्धांत क्या है, प्रगतिवाद का सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम्स पूछा गया है, आपको ये याद रखना है। जो प्रगतिवाद है वो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को फॉलो करता है। मार्क्स का नाम आपने सुना होगा, एक दार्शनिक हैं, एक पाश्चात्य दार्शनिक हैं जो वास्तविकता को ही सब कुछ मानते हैं। उनके लिए भगवान या आस्था जैसा कुछ भी नहीं है, उनके लिए जो दिख रहा है वो ही सत्य है। मार्क्स का जो दर्शन है, मार्क्स के दर्शन को बोला जाता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, जो मार्क्स का दर्शन है, वो ही प्रगतिवाद का मूल सिद्धांत है और आधारशिला है। आपको ये चीज याद रखनी है। अब प्रगतिवादी काव्य की एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखो ध्यान से सुनो आप। हम लोगों ने रीतिकाल तक पढ़ा, रीतिकाल तक सारा काव्य ही था, पर जैसे ही हम आधुनिक काल में आए, आधुनिक काल में आते ही उसका नाम गद्य काल भी हुआ, क्योंकि आधुनिक काल में गद्य ज्यादा लिखा गया काव्य की अपेक्षा। परंतु जो हम पीछे से कवर करते आ रहे हैं, जो ज्यादातर हम चीजें कवर करते आ रहे हैं, चाहे वो भारतेंदु युग हो, चाहे वो द्विवेदी युग हो, चाहे वो छायावाद युग हो, या आज जो प्रगतिवाद है, ये प्रगतिवाद है, इसके बाद प्रयोगवाद है और नई कविता, तो इसमें हम काव्यों को पढ़ रहे हैं, काव्यों को। यानी कि जो मैं रचनाकार करवा रहा हूं वो ज्यादातर क्या है, काव्य हैं। इनके बाद मैं क्या काम करूंगा, जो अलग अलग विधाएं हैं, नाटक है, उपन्यास है, वो लेखकों के हिसाब से वीडियो में सजा दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सब काव्य हैं। तो यहां से प्रश्न बनता है, इसको आपको ध्यान देना है। गद्य को मैं अलग से वीडियो में कवर करूंगा, नाटक, उपन्यास, यात्रा साहित्य, रेखा चित्र इत्यादि वगैरह, जो इंपोर्टेंट लेखक और रचना लेखक
और रचनाएं होंगी उनको कराऊंगा। तो प्रगतिवादी काव्य की क्या प्रवृत्तियां हैं, क्या मतलब विशेषताएं हैं, तो इसमें क्या दिखाई देता है? शोषितों की दीनता का चित्रण किया गया है कि समाज में जिनका शोषण हो रहा है, वो शोषित हैं, तो उनकी दीनता का चित्रण किया गया है, वो कितने दीनहीन है, कितने बुरे समय में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, इस चीज को दिखाया गया है प्रगतिवाद में। और दूसरी चीज क्या दिखाई देती है? शोषक वर्ग के प्रति घृणा। देखो, अगर एक शोषित है तो उसका शोषण करने वाला भी कोई होगा, यदि कोई शोषित है उसका शोषण करने वाला भी कोई होगा, और जो शोषण कर रहा है उसको शोषक कहते हैं। तो इसमें प्रगतिवाद का जो काव्य है उसमें शोषित वर्ग की दीनता को दिखाया गया है और शोषक वर्ग के प्रति घृणा को दिखाया गया है कि किस प्रकार शोषक वर्ग शोषितों को परेशान करते हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। तीसरी बात है, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत है, तो धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था होना जायज सी बात है। धर्म और ईश्वर यानी कि आपको इसमें भक्ति दिखाई नहीं देगी, इसमें भक्ति अगर दिखाई देगी तो बहुत नाम मात्र की दिखाई देगी, यानी कि धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था इसमें दिखाई देगी। चौथी बात आएगी, क्रांति की भावना आपको इसमें दिखाई देगी, क्योंकि समय आप देख सकते हैं 1936 से 1943 यानी कि भारत की आज़ादी के समय की तरफ धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। राष्ट्रवादी गतिविधियां भी इसमें दिखाई देंगी। पांचवी चीज दिखाई देगी नारी चित्रण, नारियों का चित्रण किया गया है, नारियों के बारे में बात बताई गई है इस काव्य में। और छठी जो विशेषता है वो है सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, आपको एक चीज समझनी चाहिए, अर्थशास्त्र में या दर्शन में जो समाजवाद है दर्शन में और अर्थशास्त्र में जो समाजवाद है वही हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है, वही हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है बहुत अच्छे से। तो इसमें क्या है, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण है, क्योंकि प्रगतिवाद को अगर सिनोनिम कहा जाए, पर्यायवाची कहा जाए समाजवाद का, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसीलिए सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। अब प्रमुख रचनाकार कौन हुए, प्रमुख कवि कौन से हुए, तो प्रमुख कवियों में है केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन जिनका अन्य नाम है यात्री। देखो, रामधारी सिंह ये तो नाम है और दिनकर उपाधि है, नागार्जुन नाम है, यात्री उपाधि है, केदारनाथ अग्रवाल नाम ही है। अगला नाम है रामविलास शर्मा, अगला नाम है त्रिलोचन और अगला नाम है रांगेय राघव। ये 6 नाम प्रमुख हैं प्रगतिवाद से संबंधित। केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन यात्री और रामविलास शर्मा, त्रिलोचन और रांगेय राघव, ये प्रगतिवाद के कुछ प्रमुख कवि हैं। अब इनमें से हमको 3 की रचनाओं को ज़्यादा ध्यान रखना है। 3 की रचनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको अच्छे समझते हुए चलना है। इधर रचना लिख दी है, उधर रचनाकार लिख दिए हैं। तो सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल की 3-4 रचनाएं हैं, जिनमें से 3 को आपको याद रखना है। युग की गंगा किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। फूल नहीं रंग बोलते हैं और नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं और नींद के बादल, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर की सारी रचनाएं आपको याद रखना जरूरी है, जिसमें रेणुका है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी आपने पढ़ी भी होगी, कुरुक्षेत्र भी आपने पढ़ी होगी, आपके 12वीं के पाठ्यक्रम में ये चीजें रहती हैं। रेणुका बहुत फेमस है, हुंकार भी बहुत फेमस है, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, इतिहास के आंसू, दिल्ली और उर्वशी, ये प्रमुख रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी, अब आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी, उर्वशी नाम 2 बार आ गया है। इससे पहले छायावाद में भी था उर्वशी, जो सन 1909 की कृति थी जयशंकर प्रसाद की, पर वो जयशंकर प्रसाद की उर्वशी है, ठीक है। यहां पर रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी है, इसकी रचना 1961 में मानी जाती है, इसकी रचना 1961 में मानी गई है। अब आपको लगेगा कि सर आप क्या बता रहे हो, 1936 से 43 तक इसका समय बता रहे हो, रचना 1961 की बता रहे हो। तो कवि ऐसा तो नहीं है कि यही 5-7 साल जिए, वो लंबे समय तक जिए। तो मैं यहां पर पहले उन रचनाओं को बता रहा हूं जो पर्टिकुलर युग से संबंधित हैं, साथ में उनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं भी करवा रहा हूं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने 1943 के बाद में भी तो रचनाएं की होंगी, तो उसके बाद की रचनाओं में है उर्वशी, तो हम इसको कह सकते हैं ये प्रगतिवादी रचना नहीं है। तो इसको यहां पे हमने ऐड किया है, आपको ध्यान रखना है, बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो रेणुका है, हुंकार है,
कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है, इतिहास के आंसू है, दिल्ली और उर्वशी ये हैं। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नवाजा गया था, उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और रामधारी सिंह दिनकर के दो अन्य नाम हैं जिसमें अधैर्य का कवि है, अधैर्य का कवि एक नाम है और समय सूर्य एक नाम है रामधारी सिंह दिनकर के। उसके बाद नागार्जुन जिनका अन्य नाम यात्री भी है, उनकी रचना है युगधारा, कालिदास, अकाल और उसके बाद। युगधारा, कालिदास, अकाल और उसके बाद, ये नागार्जुन की रचनाएं हैं। तो प्रगतिवाद में इतना ही है जानने के लिए। पंक्तियां कुछ खास नहीं है, पंक्तियां जो जो जरूरी थी वो मैंने आपको करा दी। बाकी अब जब भी कभी हम रिवीजन करेंगे तो मैं प्रयास करूंगा जो भी चीज़ छूट जाएंगी उनको आगे कवर कर लूंगा। बाकी आप अपनी कोई भी अच्छी सी बुक देख के वहाँ से पढ़ सकते हैं। पर अगर आप SI का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए सफिशियंट होगा, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, मैक्सिमम शेयर करते रहिए। आप ही का चैनल है, आप ही को बढ़ाना है और कामयाब भी होना है। अपने आप को बढ़ाते रहिए, राम जी की पाठशाला को बढ़ाते रहिए। इसी सुंदर विचार के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।